नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए विजन मैगजीन आती है जो पीटी 365 करंट अफेयर के तौर पे आता है, वह देख रहे थे। आज ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है इसका। आपको पता है कि यूपीएससी की परीक्षा आने वाली है, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आप देखें करंट अफेयर के तौर पर वो विजन मैगजीन ही आती है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। हमारा दूसरा वीडियो पर इसमें बना रहे हैं हम। हाँ, इससे पहले हम लोग ने जो टॉपिक देख लिए थे उसको देख लेते एक बार फिर से। हाँ, जीनोम एडिटिंग हमने देख लिया था जिसमें कैस्पर-9 तकनीक का उपयोग हो रहा था। साथ ही साथ इसमें किसमें, ये सरसों में यूज हो रहा है उसको तीखी गंध को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था बीटी कपास देख लिया था, उसके बाद बीटी बैगन देख लिया था। हाँ, बीटी कपास अब तक लागू है, बीटी बैगन पे अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, ये हमने देख लिया था। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दिया था उस वीडियो में, क्या क्या आप और देख सकते हैं। फिर जीन ड्राइव भी देख लिया था जो मच्छरों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो जीनोम अनुक्रम यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। चलिए जीनोम अनुक्रम को देखते हैं। वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड जीनोम अनुक्रम तकनीक के जरिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रम कर लिया है। जीनोम अनुक्रम के बारे में देख लेते हैं। डीएनए के स्टैंडर्ड की क्षार युग्म के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए अनुक्रम या सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब कि कौन सा बढ़ते क्रम घटते क्रम में इस तरह का लगाने वाले को जीनोम कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं। यानी एडेनिन, साइटिन, ग्वानिन और थाइमिन का क्रम जानना जो कि किसी जीव का डीएनए बनाता है। जीनोम किसी सजीव के डीएनए को पूरा सेट करता है। इसमें सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं जिसमें डीएनए और जीन्स यानी डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। जीनोम अनुक्रम के लिए जीनोम अनुक्रम के लिए लॉन्ग रीड तकनीक के अलावा शॉर्ट रीड तकनीक का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट रीड अनुक्रम, इसमें अनुक्रम करने से पहले जीनोम के छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। इन खंडों में आमतौर पर 50 से 300 क्षार युग्म होते हैं। इस तकनीक का उपयोग बहुलता वाले विशिष्ट अनुक्रम की गणना करने और डीएनए के अनुक्रम की विशिष्ट प्रतियों यानी कि ट्रांसक्रिप्ट के बारे में जानने आदि की किया जाता है। अब देख लेते हैं लॉन्ग रीड अनुक्रम देख लेते हैं। इसमें डीएनए के खंड को विभाजित किया जाता है और इन खंडों के अनुक्रम के लिए टैगिंग की जाती है। ताकि प्रत्येक खंड को टैग किया जा सके। हालांकि इस खंड की लंबाई शॉर्ट रीड अनुक्रम के खंडों से अधिक होती है, इसलिए इसमें क्षार युग्म की संख्या भी अधिक होती है। अतः इस डीएनए के बड़े खंडों को अनुक्रम किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से डीएनए के बड़े बड़े खंडों से प्राप्त अनुक्रम संबंधित नतीजों को एक पूर्ण डीएनए अनुक्रम में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। साथ ही यह तकनीक अनुक्रम के दौरान वाई गुणसूत्र के जीन की रिप्रेजेंटेटिव प्रकृति का विमर्श लूप संबंधित समस्याओं का भी समाधान आसानी से करता है। एरियन मेटाजीनोम्स जीनोम के प्रत्यक्ष आनुवंशिक विश्लेषण में हवा को एकत्र किए गए माइक्रोबियम नमूने के आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब है गुणसूत्र या के बारे में देख लेते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं उनके बारे में, ये थोड़ा इसका बेसिक है ये। हाँ, गुणसूत्र या क्रोमोसोम डीएनए के एकल युग्म और प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जीनोम की जानकारी पहुंचाने, यानी कि जो जीन की जानकारी है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कौन पहुंचाता है, वो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पहुंचाता है। गुणसूत्र वस्तुतः पादप और प्राणियों यानी मनुष्य में कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके कोशिका में केंद्रक होता है उसमें पाए जाते हैं। इनकी मनुष्य में इनमें 22 युग्म में अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक युग्म में लिंग निर्धारित गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर 23 गुणसूत्र होते हैं।
22 जो है वो अलैंगिक होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र होता है उससे कि मनुष्य का लिंग निर्धारित होता है। अर्थात मनुष्य में कुल मिलाकर 46 यानी 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं। वाई अंतिम मानव गुणसूत्र है जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे या टेलोमेयर टू टेलोमेयर यानी टी टू टी तक अनुक्रम किया जाता है। टेलोमेयर डीएनए अनुक्रम तथा प्रोटीन से बनी संरचना है जो गुणसूत्रों के सिरे पर पाई जाती है और उनकी रक्षा करती है। वाई गुणसूत्र पुरुष में होते हैं। वाई गुणसूत्र में SRY जीन होते हैं। वाई गुणसूत्र में काफी मात्रा में बेकार या जंक डीएनए भी होते हैं। वाई गुणसूत्र पिता से नर संतान में लगभग बिना किसी बदलाव के हस्तांतरित होते हैं। इसलिए वाई गुणसूत्र का संबंधित जानकारी विशेष रूप से किसी नर संतान और उसके पुरुष पूर्वज पितृवंश की वंशावली के साथ प्रत्यक्ष संबंध का बेहतर तरीके से वर्णन करता है। अब एक्स और वाई गुणसूत्र की तुलना की गई दोनों के बीच में, वो देखते हैं। अब दोनों में एक तुलना है, वो देख लेते हैं। एक्स गुणसूत्र में क्या, डिब यानी कि एग का शुक्राणु दोनों में होता है, केवल शुक्राणु होता है, लंबा होता है, लगभग ये 900 प्रोटीन कोडिंग जीनों में होता है, छोटा होता है, लगभग 100 प्रोटीन कोडिंग जीनों से बना होता है। ये महिलाओं में XX युग्म और पुरुषों में एकल रूप में XY युग्म में होता है। और ये जो होता है वाई गुणसूत्र, ये पुरुषों में एकल रूप में X के साथ और या Y अर्थात XY के युग्म में होता है। ये संपूर्ण मानव जीन का 5% होता है, ये संपूर्ण मानव जीन का 2% होता है। इसमें XX जीनोटाइप होता है, इसमें XY जीनोटाइप होता है। अब है मुख्य उपयोग क्या होगा जीनोम सीक्वेंसिंग का। ये यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में फ्रेम होते हैं, ऐसे सीधे 4 बना देगा और फिर नीचे बना देगा 1 2 3 3 3 2 1 ऐसे करके। हाँ, उपयोग क्या होगा कि स्वास्थ्य पे क्या उपयोग होगा, रोगों का पता लगाने में आसानी होगी, फॉरेंसिक विश्लेषण हो पाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट आसानी से हो पाएगा, कृषि एवं फसलों में सुधार हो पाएगा, पर्यावरण भी इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा पाएगा। अब है मानव जीनोम अनुक्रम के लिए प्रमुख पहले देख लेते क्या क्या है। मानव जीनोम परियोजना, इसे वर्ष 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष 2003 में इस कार्यक्रम को पूर्ण कर लिया गया था। इसमें कुल मानव जीनोम के लगभग 92% भाग का अनुक्रम किया गया है। 2022 में टेलोमेर टू टेलोमेर यानी कि टी टू टी कंसोर्टियम द्वारा संपूर्ण 100% मानव जीनोम अनुक्रम कर लिया गया, यानी कि बहुत बड़ी बात है। और ये प्रीलिम्स की परीक्षा की बताइए, पूरे मानव का जीनोम अनुक्रम कर लिया गया है। जीनोम इंडिया परियोजना यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। इसका लक्ष्य रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए पूरे भारत के नागरिकों से 10,000 अनुवांशिक नमूने एकत्र करना है। हाल ही में डीबीटी से 10,000 मानव जीनोम का अनुक्रम पूरा करने का घोषणा की गई है। इंडिजन प्रोग्राम में कैस्पर CSIR ने अप्रैल 2019 में शुरू किया था। इसके तहत देश भर में किए गए कुल 1029 स्वघोषित स्वास्थ्य भारतीयों से संपूर्ण जीनोम अनुक्रम पूरा कर लिया गया है। अब है 3 पेरेंट्स बेबी, ये बहुत ज्यादा चर्चा में मुद्दा रहता है 3 पेरेंट्स बेबी का। इसमें जो मानव के केंद्रक है उसमें किसी और का केंद्रक लिया जाता है, इस तरह की इसमें कुछ बातें होती हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। यूके में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी कि MDT प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु का जन्म हुआ है। गौरतलब है कि शिशु के जन्म की इस प्रक्रिया में 3 व्यक्ति, माता, पिता और एक महिला दाता ने DNA का प्रयोग किया गया। यानी माता पिता तो होते हैं, लेकिन माता या पिता के DNA में जो केंद्रक होता है उसमें किसी प्रकार का विकार या किसी प्रकार की त्रुटि या बीमारी होती है, तो उस क्या किया जाता है,
जो माइक्रो मतलब कि उसमें ये कहता है जिसका भी डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाता है माता वाले में से, फिर किसी तीसरे माता का या महिला का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डाल दिया था, उसे ही 3 पेरेंट बेबी होता है, उसे मतलब कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। इसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए केवल माता में पाए जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए केवल माता में पाए जाते हैं, इसीलिए माताओं में यह चेंजेस होता है, इसे ही 3 पेरेंट्स बेबी के नाम पे आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की कार्यप्रणाली क्या होती है? माता का निषेचित जो अणु होता है उसमें न्यूक्लियस क्या अस्वस्थ होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ठीक है। माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए से निकालकर रख लिया जाता है। फिर दाता जो भी देने वाला रहता है उसमें स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल लिया जाता है, हाँ। फिर दाता का जो अंडाणु होता है उसमें इसको निषेचित कर दिया जाता है। पूरा यही प्रक्रिया है, इसमें और कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ की मदद से गर्भ धारण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें माता पिता की जेनेटिक मटेरियल्स और एक डोनर माता के माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रियल को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल में बदल दिया जाता है ताकि माइटोकॉन्ड्रियल रोग माता से संतान में हस्तांतरित ना हो। इसे एमडीटी तकनीक का उपयोग करके आईवीएफ के पहले या उसके बाद रोका जा सकता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। साथ ही 3 व्यक्ति के शामिल होने के कारण इसे 3 पेरेंट्स बेबी भी कहा जाता है। इस तकनीक के बारे में पढ़ने को ना कोई मतलब कि जरूरी नहीं, इसके बस ये अनुवांशिकी सुधार आ सकता है, जनन संबंधित स्वतंत्रता मिल सकती है, ये सब बातें हैं और इसमें और कुछ नहीं है। ये देख लेते हैं, संबंधित घटनाएं देख लेते हैं। कोशिका मुक्त डीएनए, सेल फ्री डीएनए देख लेते हैं। सेल फ्री डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये कोशिकाओं से निकलते हैं तथा कोशिका से बाहर प्लाज्मा, मूत्र या प्रामस्तिको मेरु द्रव के रूप में शरीर से तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। ऑटो इम्यून रोग, कैंसर जैसे रोगों की स्थिति में रक्त में जो आप देखेंगे सेल फ्री डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अब जो आ रहा है वो स्टेम सेल के बारे में आ रहा है। ये 2023 का सितंबर में देखेंगे तो ये बहुत ही चर्चा में बना हुआ, सितंबर अक्टूबर समय स्टेम सेल थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा जो नए नए खोजें आ रही थी, तो लेख बाहर आ रहे थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व में पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचना का विकास किया है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चलेंगे। पहला क्या कहता है, मरीज के पूर्व उपचार किया जाता है ताकि इसके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हेमेटोपाइटिस स्टेम सेल के रक्त धाराओं में प्रवेश कराया जाता है। फिर क्या होता है, मरीज के शरीर में ब्लड स्टेम सेल से प्राप्त किया जाता है। फिर आप देखेंगे रक्त के नमूने में स्टेम सेल को निकालकर अलग कर लिया जाता है और शेष रक्त को मरीज के शरीर में वापस चढ़ा दिया जाता है। तीसरा पार्ट क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर स्टेम सेल को फ्रिज रखा जाता है कि वह फिर से काम आ सके। चौथे में विलंगता, स्टेम सेल को वापस मरीज के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और अस्थि मज्जा से नए सिरे से रक्त बनाने में मदद के लिए मरीज को सहायता चिकित्सा प्रदान की जाती है। जब कोरोना आया था ना उस वक्त भी बहुत चर्चा में चल रहा था स्टेम सेल थेरेपी खोज के बारे में। ये सिंथेटिक्स भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों की प्राकृतिक भ्रूण के समान प्रतीत होता है। हालांकि इन कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं में धड़कते हृदय या मस्तिष्क के विकास का अभाव है, परंतु इसमें ऐसी कोशिकाएं जरूर हैं जो
गर्भनाल, अंडपित्त कोश और भ्रूण के रूप ले लेती हैं। सिंथेटिक्स भ्रूण से लाभ क्या है? यह मॉडल वैज्ञानिकों को अनुवांशिकी विकार के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। यह बार बार होने वाले गर्भपात के पीछे जैविक कारणों को समझने में मदद करेगा। इसमें विकासशील भ्रूण पर आनुवांशिक, एपिजेनेटिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। यही चार जो ये मैंने अभी पढ़े ना, ये 3 लाइन, यही 3 लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि इनसे क्या क्या फायदे होंगे इस थेरेपी से। हाँ, उसके आगे है, यह अनुसंधान वैज्ञानिकों को मानव विकास के छुपे हुए रहस्यों को समझने में मदद करेगा। परीक्षण करके गर्भावस्था का पता लगाने से पहले की अवधि में BBHD कहते हैं। स्टेम सेल के बारे में देख लेते हैं। स्टेम सेल कई प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने को सक्षम विशेष मानव कोशिका होती है। स्टेम सेल विकसित होकर क्षतिग्रस्त या नष्ट न हो विशेष कोशिकाओं को जगह ले लेती हैं। इस प्रकार स्टेम कोशिका द्वारा शरीर की नई कोशिका प्रदान की जाती है। इन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले इनके 2 अद्वितीय गुण निम्नलिखित हैं। ये नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित की जाती हैं। विभाजित होने पर ये शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में मदद कर सकती हैं। पुनर्योजित चिकित्सा अनुसंधान में भ्रूण, वयस्क और इंस्टीट्यूट्स प्लूरिमेंट स्टेम कोशिका जैसी कोशिका का उपयोग किया जाता है। पुनर्योजित चिकित्सा मानव शरीर की सामान्य गतिविधियों को पुनर्बहाल करने या स्थापित करने के लिए मानव कोशिका ऊतकों या अंगों में बदलाव या पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। स्टेम सेल का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? रोग की प्रकृति को समझने में, SCT के किसी निश्चित बीमारी का इलाज या क्षतिग्रस्त ऊतकों को नए स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। और साथ ही प्रत्यारोपित 2 तरीके हो सकते हैं, ऑटोलॉग प्रत्यारोपण और एलोजेनिक प्रत्यारोपण है। ऑटोलॉग प्रत्यारोपण में इसमें क्या होगा? इसमें रोगी के स्वयं के स्टेम सेल का उपयोग किया जाएगा और एलोजेनिक प्रत्यारोपण में इसमें दाता से प्राप्त स्टेम सेल का प्रयोग किया जाएगा। अब बाकी ये सब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ रहा है CAR T सेल थेरेपी। CAR T सेल थेरेपी देख लेते हैं क्या। हाल ही में NextCAR 19 की मदद से कैंसर के एक मरीज का इलाज किया गया। NextCAR 19 भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिप्लेस्ड की सेल थेरेपी है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि मानव संसाधन संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी यानी कि CAR थेरेपी यानी NextCAR 19 को मंजूरी दी गई है। इसे इम्यूनो एडांस थेरेपी सेल थेरेपी कंपनी ने विकसित किया है। यह कंपनी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से स्थापित की गई है। अब इसमें देख लेते हैं कि CAR T कार्य करती कैसी है ये थेरेपी। पहला इसमें ये होता है, शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहयोग करने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए रोगी के रक्त का नमूना लिया जाता है। इस श्वेत रक्त कोशिकाओं को T सेल्स कहते हैं। प्रयोगशाला में आनुवंशिकी संशोधन के जरिए T कोशिकाओं में काइमेरिक एंटीजन रिप्लेस्ड नामक प्रोटीन शामिल किया जाता है। फिर क्या होता है कि प्रयोगशाला में लाखों की संख्या में CAR T कोशिकाओं के प्रतिरूप निर्मित किए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कैंसर से पीड़ित रोगियों को शरीर में पहुंचाया जाता है। ये शोधित CAR T कोशिका कैंसर कोशिका की पहचान करके उन्हें जुड़ जाती हैं।
इसके बाद कार टी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। अब है कार टी सेल थेरेपी से जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं क्या है। कार टी सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक प्रकार है। इसमें उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं का प्रयोगशाला में आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करती हैं। टी कोशिका प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिका होती है। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोग, वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी तथा कैंसर कोशिका जैसे हानिकारक कोशिकाओं की पहचान कर उन पर हमला करती हैं। अब इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है बड़ा लंबा ये। बाकी ये नाम बस ध्यान रख लीजिएगा, बस इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। लिम्फोसाइट कोशिका बहुत डीप हो जाएगा आपका। लिम्फोसाइट टी, लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट ई सब कोशिका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सब जो होती है, कोई कोशिका की पहचान करता है, मतलब कोई रोगों की पहचान करता है, कोई रोगों से लड़ने में सक्षम बनाता है, बस यही है इसमें। अब है डाइवर्स एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। हाँ, ये देख लेते हैं क्या है कि डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमिसिस पार्टनरशिप, इसे अब डीप कहा जाएगा। ये पूछा जाएगा सिर्फ डीप क्या है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। CSIR कोशिकाओं एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो आप देखेंगे कि डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप परियोजना पर विश्व के अनुसंधान समूहों के साथ सहयोग कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, ये जीन से DNA संबंधित कुछ एक तकनीक है। एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी क्या है ये देख लेते हैं। यह एपिडेमियोलॉजी का एक भाग है। एपिडेमियोलॉजी में किसी आबादी में स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित पैटर्न और कारक का परीक्षण किया जाता है। एपिजेनेटिक्स इस बात का अध्ययन है कि अपने स्वास्थ्य और अपने व्यवहार और परिवेश में आने वाले बदलाव आपके जीन्स में काम करने के तरीके में कैसे प्रभाव करते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन के विपरीत एपिजेनेटिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये परिवर्तन DNA के अनुक्रम को नहीं बदलते हैं, हालांकि ये शरीर द्वारा DNA अनुक्रम को समझने के तरीके को जरूर बदल सकते हैं। एपिजेनेटिक बदलाव का एक सामान्य उदाहरण DNA मिथाइलेशन है। इस बदलाव के तहत DNA अणुओं में मिथाइल समूह जुड़ा होता है। इन्फोग्राफिक्स में है, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये जीन प्रमोट क्षेत्र में DNA मिथाइलेशन का उच्च स्तर जीन के सुस्त निष्क्रिय करता है। इसमें जीन को उसका कार्य करने और रोका जा सकता है, जिसे जीन साइलेंसिंग कहते हैं। डीप प्रोजेक्ट के बारे में, ये पंचवर्षीय योजना का प्रोजेक्ट है। इसका नेतृत्व लंदन ब्रिस्टल विश्वविद्यालय कर रहा है। बस इतना जानना है। जीन साइलेंसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। यह उपचार की एक नई तकनीक है। इसमें कुछ बीमारियों से जुड़े विशिष्ट जीनों को सप्रेस या साइलेंस करके बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी विशिष्ट जीन के मैसेज को अस्थायी रूप से आबद्ध करना, जो अन्यथा अवांछित प्रभावी प्रक्रिया होती है। अब ये खत्म हो गया ये चैप्टर। अब जो नया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी अभी तक नए नए क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सर्च हुआ है, या कोई नई तकनीक आई है, कोई वायरस आया, तो उस प्रकार के इसमें सारे बात रहेंगे। चलिए अगला वीडियो हम कल देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।